हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सेकंड फेज़ के भी एडमिट कार्ड आ गए हैं और शो करने लगे हैं। जिन लोगों की लगी हुए हैं वो विधिवत रूप से तैयारी करते रहें और फिज़िक्स की क्लास आपकी कंटिन्यू की जा रही है। कभी कभी आपको डबल क्लास भी दी जा रही है। ठीक है, तो आप विधिवत रूप से पढ़ते रहें और आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको ही पढ़ते रहें। फिजिक्स से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान ना हो। और आपका कोर्स हम कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि 1-2 महीने चलना है, तो हम लोग ग्रुप डी को टारगेट लेकर के चलते हैं। और एनटीपीसी के जिन लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो लोग इसको क्लास को लेते रहे कंटिन्यू, आपके लिए बहुत सहायता हेल्पफुल हो गई है। ठीक है, तो हम लोग आज अपने जो टॉपिक चल रहा था उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है मित्र, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग संविधान में। तो हम लोगों ने संविधान के पार्ट, मतलब जो संसद होती है उस संसद के पार्टों को हम पढ़ते चले जा रहे थे। मतलब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले संसद के बारे में लोकसभा को पढ़ा, फिर राज्यसभा को पढ़ा, है ना। फिर अब आज जो बारी है वो राष्ट्रपति की या प्रेसिडेंट की बारी है। मतलब आपका जो संसद होती है उसमें आपका एक पार्ट और होता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर संसद का हिस्सा राष्ट्रपति होता है। अन्य देशों में आप जाएंगे तो आपको राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। और ये आपका राष्ट्रपति जो होता है वो भाग 5 में उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो भाग 5 में आपके राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? राष्ट्रपति का। देखिए दोस्त, राष्ट्रपति जो होता है इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 52 से लेकर के 62 तक है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद ये आपके अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वैसे ही हमारे देश का एक राष्ट्रपति होता है। मतलब उसी प्रक्रिया को हमने अपने यहाँ चुना है। ठीक, समझ गए होंगे बात को। अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। प्रथम नागरिक कौन है? तो प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत देश का प्रथम नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति होता। अब जो राष्ट्रपति बना हो उस समय की आप आंसर देंगे कि ये हो गई। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भारत की प्रथम महिला नागरिक कौन है तो उनकी जो बीवी होगी वही पहली महिला हो जाती है। भारत की प्रथम महिला नागरिक कौन है तो उनकी जो महिला होगी, मतलब उनकी जो वाइफ होगी, वही उसकी क्या बन जाती? पहली महिला नागरिक बन जाती। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। सेनापति होता है, कहने का मतलब है कि सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन? राष्ट्रपति। याद रखना, एक पद को और बनाया गया अभी हाल में। सरकार ने 2019 में एक पद और बनाया जिसे चीफ ऑफ डिफेंस के नाम से जाना गया। चीफ ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं, जिसे बिपिन रावत इस समय इस पद पर है। मतलब वो तीनों सेनाओं के शासन को संभालेंगे। इसके बाद में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग बात करते हैं कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। और ये जो आपका राष्ट्रपति होता है ये संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, कहने का मतलब है कि संविधान की ये राष्ट्रपति जो होता है वो अगर शपथ लेता है तो किसकी शपथ लेता है? संविधान की शपथ लेता है, ना कि वो अपने पद की शपथ लेता है। ठीक, याद रखें। तो याद रखें, तो जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब वो संविधान की रक्षा करने की ही शपथ लेता है जब वो अपने पद पर बैठता है।
तो अपने पद पर बैठने के दौरान वो संविधान की शपथ लेता है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, ना कि वो अपने पद की शपथ लेता है कि हम अपने पद पर रहते हुए सब अच्छा करेंगे। ये नहीं लेता है वो, ये संविधान की शपथ लेता है कि हम संविधान का पूर्ण रूप से संरक्षक करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी उल्लंघन नहीं होगा संविधान का। इस बात की ये क्या करता है, शपथ लेता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक, बात समझे आगे। अब बात ये होती है कि जो राष्ट्रपति होता है ये भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव वो चाहे जितनी बार लड़ सकता है, वो उसकी इच्छा है। लेकिन जहाँ से हमने इस पद को लिया है, कहाँ से लिया? अमेरिका से। तो अमेरिका में ये प्रावधान है कि आप 2 पंचवर्षीय मतलब 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद, 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद आपको जो अगला वाला कार्यकाल आएगा या जो अगला चुनाव आएगा 2 वर्ष के बाद, मतलब 2 कार्यकाल के बाद, वहां पर क्या होगा, आपको गैप दिखाना होगा। मतलब यहां पर आपको कुछ अंतराल दिखाना होगा। इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर इसके बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक बार आपको गैप करना पड़ेगा। जबकि हमारे यहाँ इस प्रकार का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, कितनी बार नहीं बन सकता है। वो बराबर कंडीशन में राष्ट्रपति बराबर बनता चला जाएगा, जितनी भी बार जीतता जाए वो बनता चला जाता है। ठीक है, याद रखें। और जब हम अपने देश के समय कह सकते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं, तो इसका कार्यकाल जो होता है वो हमारे देश के संविधान में ये लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन हमने जहाँ से इस पद को लिया है अमेरिका से, तो अमेरिका के संविधान में या अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब याद रखें, अगर राष्ट्रपति जो होता है इसकी चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? अधिसूचना तो याद रखना चुनाव आयोग जारी करता है। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इसकी क्या करता है? अधिसूचना को जारी करता है कि हाँ राष्ट्रपति जी का चुनाव आ गया। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे कौन सॉल्व करेगा? ये बात रखें। ना संसद करती है, ना प्रधानमंत्री करता है, ना उपराष्ट्रपति करता है, ये कोई भी इसके निर्णय नहीं करता है कि क्या करेगा ये। तो इसका निर्णय कौन करता है? तो याद रखें, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होने पर आपको लिखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय इसे हल करता है। समझ में आई बात? कौन कर सकता है हल? केवल सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो अगर इनके चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न हुआ है तो वो इसे क्या करेगा? सॉल्व करने का काम करेगा। समझ में आई बात? तो ये कुछ बारीकियां हैं जो आपको एक एक समझ के चलनी हैं, तो वो आप नोट करते चले और चलते चले, साथ में चलते चले, है ना। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हम लोग। चले, हो गया होगा। देखें, और कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं और आगे क्या, आगे हम लोग बात ये करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है हमारे यहाँ का, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में क्या लिखा है। कहते हैं कि अमेरिका के कि जो भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेगा, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, राष्ट्रपति का चुनाव यदि लड़ता है
तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने में ये बात की गई है कि वह जो लड़ेगा वह व्यक्ति क्या हो, अमेरिका का, या कह सकते हैं उस व्यक्ति का, जो चुनाव लड़ने जा रहा है उस व्यक्ति का जन्म अमेरिका में होना चाहिए, जन्म अमेरिका में होना चाहिए। ठीक, ये बात बताएगी आपको, समझ गए बात को। अगर कोई भी व्यक्ति है और वो अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, अगर उसका जन्म अमेरिका में हुआ है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और यदि उसका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं वो कमला हैरिस है, वो भारतीय मूल की है, तो उनके पिता का जन्म हुआ था भारत, उनका तो जन्म कहाँ है, अमेरिका ही में है, तभी तो वो चुनाव लड़ पाए, है ना। तो याद रखें ये बात है। लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं। उसमें ये कहा गया है केवल और केवल कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए कुल मिलाकर के। ठीक, आप आइए और 6 महीने रुकिए और 6 साल का जो भी प्रावधान है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको नागरिकता मिल जाएगी, आप भारत के नागरिक हो गए, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपका जन्म हो चाहे ना हो भारत में। समझ के बात को। तो हमारे संविधान में कुछ अलग चीजें हैं, और जबकि हमने उसी देश के संविधान से इस पद को उठाया है। ठीक है, बात समझ रहे बात को, तो समझते चलें और नोट करते चलें और आगे की ओर बढ़ते चलें। अब देखिए, अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति जो होता है देश की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है, और अखंडता का प्रतीक होता है। कौन? राष्ट्रपति क्या होता है? देश की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। मतलब अखंडता का मतलब है कि भारत अखंड रहेगा, और एकता का मतलब है कि सभी व्यक्ति आपस में एकता बनाए रखेंगे। इस प्रकार का प्रावधान है। कहाँ पर है? तो हमारे ये राष्ट्रपति जो है वो आपकी एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। मतलब ये सारी चीज़ों को बांधने का काम करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा, चलें देखें अगला पॉइंट क्या मिलता है। अगला पॉइंट ये मिलता है कि जो राष्ट्रपति है, कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होते हैं आपके, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का सभापति होता है। कौन होता है? सभापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सभापति होता है, या कह सकते हैं अध्यक्ष होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब कुछ और है कि जो राष्ट्रपति होता है, आपका जो राष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति जो होगा, कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति है ये क्या करेगा, और काम कुछ करता है। हाँ, क्या करता है कि 239 आर्टिकल जो है वो आपका 239 है। 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के अधीन ही शासन किया जाता है। समझ में आई बात? मतलब राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में शासन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब यूनियन टेरिटरी जो होते हैं उनमें शासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन करता है। कहने का मतलब है दोस्त कि जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? तो आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन करता है आर्टिकल 239 के तहत।
हालांकि राष्ट्रपति नहीं कर पाता, लेकिन राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों को उतार देता वहां पर और कहता है जाइए आप वहां पर शासन करिए। तो उसके प्रतिनिधि कौन होते हैं वहां पर? तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको उपराज्यपाल मिलेगा या प्रशासक मिलेगा। ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति की ही प्रतिनिधि होते हैं। समझ में आई बात? तो ये जो प्रतिनिधि होते हैं कौन? उपराज्यपाल, उपराज्यपाल और आपके प्रशासक। ठीक, कई केंद्र शासित प्रदेशों में आपको प्रशासक भी मिलेगा और कई जगह आपको उपराज्यपाल भी मिलेगा। तो ये दोनों प्रतिनिधि जो होते हैं वो दोनों के दोनों प्रतिनिधि जो होंगे वो कहाँ से होते हैं? ये दोनों प्रतिनिधि जो होते हैं वो राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति को पूरा देश देखना होता है, इसलिए वो शासन नहीं कर सकता यहाँ पर, तो वो अपने प्रतिनिधियों को उतार देता है। और अभी आप अगर किसी भी राज्य में जाएं और मतलब 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में आपको उपराज्यपाल नहीं मिलता है, राज्यपाल मिलता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में आपको कौन मिलेगा? उपराज्यपाल मिलेगा। समझ में आई बात? या आपको प्रशासक भी मिल सकते हैं कई जगह। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको जो बताई जा रही। फिर आपको एक आर्टिकल और मिलता है 143। आर्टिकल 143 में क्या बातें की गई हैं उसके बारे में भी समझे। राष्ट्रपति ने क्या कहा? यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। प्राप्त कर सकता है। किससे प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से ये विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से ये विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। समझ में आई बात? मतलब राष्ट्रपति जो है अगर उसे किसी प्रकार की कोई कानूनी सहायता चाहिए है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा। आर्टिकल 143 के तहत उसे ये शक्ति प्रदान है कि जब कभी भी उसे कानूनी सलाह की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है और कहता है कि हमें क्या चाहिए है? सलाह चाहिए। जब राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है कि वो इसको सलाह दे या ना दे। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति भी इस बात से स्वतंत्र होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब यहाँ पर सलाह दी उसे वो माने या ना माने। ये किस पर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा कि वो इसकी बातों को माने या ना माने। समझ के बात को? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, मतलब ये दोनों स्वतंत्र हैं। वो अगर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, और ये ग्रहण कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। समझ में बात? मतलब दोनों लोग क्या हैं? स्वतंत्र हैं कुल मिलाकर के, राष्ट्रपति भी और सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन याद रखें, जब सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता देगा तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित करेगा। 5 न्यायाधीशों की बेंच को गठित करेगा। कौन? राष्ट्रपति 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित करेगा और उस न्यायाधीशों की बेंच से क्या होगा? तभी वो सहायता दे सकता है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 143 के तहत देगा। ठीक, तो इस बात को नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया होगा नोट। चले, देखिए अब बात ये आती है कि जो राष्ट्रपति होता है उसका वेतन कितना होता है, कहाँ से दिया जाता है, इन बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये पॉइंट यहाँ से भी मिलता है कि राष्ट्रपति का पद किसके समतुल्य होता है, या आपसे कह देगा कि ब्रिटेन की महारानी का पद भारत के किस पद के बराबर होता है। तो याद रखें, ब्रिटेन की महारानी का पद, या कह सकते हैं ब्रिटेन की महारानी का पद भारत के राष्ट्रपति के समतुल्य होता है, या ऐसा कह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के समान होता है या समतुल्य होता है। ठीक, इतना याद रखना। मतलब कहने का है कि जो ब्रिटेन की महारानी को वहाँ सम्मान मिलता है वही हमारे सम्मान
राष्ट्रपति को होता है। ये बात की गई, ठीक बात समझ में। अब बात करते हैं वेतन पर। अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कहाँ से दिया जाता है, तो जो हमने आप लोगों को संचित निधि पढ़ाई थी, संचित निधि से इसको पैसा दिया जाता है। अब आप लोगों को ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि संचित निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में है, ठीक है। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए। देखिए, अब संचित निधि से ये वेतन दिया जाता है। कितना वेतन है राष्ट्रपति का, तो वेतन जो है वो 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपए पर मंथ है। समझ में आई बात? मतलब 5 लाख रुपए एक महीने का वेतन है राष्ट्रपति का। समझ में आई बात? लेकिन जब राष्ट्रपति कह सकते हैं पदमुक्त हो जाता है, कहने का मतलब है कि रिटायर्ड हो जाता है, तो उसे कितनी पेंशन दी जाती है? तो पेंशन की बात अगर हम करते हैं तो पेंशन जो होती है वो वेतन का 1/2 होती है। कितनी होती है? वेतन का 1/2 होती है। कहने का मतलब है कि रामनाथ कोविंद जी को 2.5 लाख रुपए जो है ना, 2.5 लाख रुपए इन्हें पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे। समझ में आई बात? मतलब हम इस बात को कह सकते हैं कि जब राष्ट्रपति जी, देखिए अब मान के चलिए अभी 5 लाख कर दिए क्या, और उस समय जितना वेतन था या आगे बढ़ेगा, तो वो जिस समय रिटायर्ड हुआ होगा उस समय उसका वेतन क्या था, उस समय के ही आधार पर उसे वेतन मतलब जो पेंशन होती वो दी जाती है। अब ऐसा नहीं कि अभी मान चलिए 5,000 है और फिर हो जाएगा 10 लाख रुपए वेतन 5 लाख की जगह, तो क्या उसे पेंशन 5 लाख की आधी ही मिलेगी? नहीं। तो उस समय उसका 10 लाख वेतन होगा राष्ट्रपति का, तो उस समय के वेतन का 1/2 पेंशन दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको लिखना है। लेकिन याद रखें, इसका वेतन जो होता है राष्ट्रपति का वेतन, ये पॉइंट पूछा गया था, ठीक है, इसको नोट करके लिखें अलग से कि राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। आयकर से मुक्त होता है मतलब टैक्स फ्री होता है। इस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति के वेतन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, मतलब टैक्स फ्री होता है राष्ट्रपति का वेतन। कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। इसको पेंशन कितनी दी जाती है रिटायर्ड होने पर? तो रिटायर्ड होने पर इसकी पेंशन जो होती है वो वेतन का 1/2 पेंशन दी जाती है। ठीक है, बात समझ में हो गई? तो ये कुछ पॉइंट हैं राष्ट्रपति के बारे में। और अब हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ने लगेंगे। मतलब आर्टिकल जो होता है 55 से लेकर मतलब 52 से लेकर के 62 तक आर्टिकल चलता है राष्ट्रपति का। क्या क्या बातें होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बात और करेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है उसे एक और अधिकार प्राप्त होता है। क्या? कि वो किसी भी क्षेत्र के, इतना नोट कर लिया होगा। देखिए, राष्ट्रपति का जो कह सकते हैं एक और अधिकार प्राप्त होता है। क्या होता है? देखिए कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को या किसी भी जनजाति को, किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। जनजाति घोषित कर सकता है। ठीक, घोषित कर सकता है, ऐसी बातें हैं। मान के चलिए इस क्षेत्र में कोई कम राष्ट्रपति जी आए और उन्होंने देखा कि यहाँ की जो जनता है वो एक विशेष प्रकार की जनता है और इनका धर्म कुछ अलग है और इनकी संख्या बहुत कम है, तो राष्ट्रपति जी इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं या फिर उस जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकते हैं। मतलब SC ST का दर्जा राष्ट्रपति दे सकता है या उस क्षेत्र को ही आपका SC ST का दर्जा दे सकता है। कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति, ना कि संसद, ना प्रधानमंत्री और ना ही आपके मुख्यमंत्री, ना राज्यपाल दे सकता है। कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति इस प्रकार के अधिकार अपने पास रखता है।
ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको नोट करें, फिर आगे और चलते हैं। अब आपके आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग, एक एक आर्टिकल को लेकर के चलेंगे, मतलब 52 से 62 तक क्या क्या बातें की जाती हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट करें तुरंत। हो गया होगा। चले देखिए, कुछ बातें और हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते सारे की सारे हमने चीज़ें मतलब बातें की, और अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, अब हम लोग आर्टिकल के बारे में चलेंगे, मतलब एक एक पढ़ते हुए चलेंगे। मतलब आर्टिकल अगर हम पढ़ते हैं तो 52 आर्टिकल में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? तो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो आर्टिकल 52 में ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, केवल इतनी बात है। मतलब राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति उपस्थित होगा, जो सर्वोच्च में पद होगा भारत के लिए। ठीक है, वो आर्टिकल 52 में बताया गया। अब अगर हम आर्टिकल 53 की बात करते हैं तो 53 में क्या बताया गया उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल जो 53 होता है उसमें क्या बताया गया? देखिए, इसमें यह कहा गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात की गई। कहने का मतलब है कि जो आपकी केंद्र है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी वास्तविक शक्ति या कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। कहने का मतलब है कि वास्तविक जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ऐसी बात आपको 153 में बताई गई। लेकिन याद रखें दोस्त, क्या कि जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास है? वास्तविक शक्ति प्रेजेंट टाइम में देखें तो संघ की वास्तविक शक्ति जो है वो केवल और केवल किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, ना कि प्रेसिडेंट के पास है। अगर आपसे कहा जाए कि नाम मात्र की शक्ति किसके पास है, नाम मात्र की शक्ति किसके पास है, तो नाम मात्र की शक्ति जो है वो आपके प्रेसिडेंट या कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास ये शक्ति उपस्थित होती है। ठीक है, बात समझ के होंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद करते हुए चलने। अब आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये बताइए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति तो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया 2018 की पुलिस वाले पेपर में, शायद में 27 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखें क्या है आपसे। अब अगला आर्टिकल हमें याद रखना है कि 154 आर्टिकल है। जो आर्टिकल 154 ये बताता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। मतलब जो वास्तविक शक्ति है वो आपकी राज्यपाल में निहित होगी, ऐसी बातें बताई गई हैं। लेकिन यहाँ भी नामात्र की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती हैं ये शक्तियाँ। समझ रहे बात को? तो इतना नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं। नोट करें। चलिए, हो गया होगा नोट। देखिए, अब आपका आर्टिकल मिलेगा 54। आर्टिकल 54 में आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात बताइए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकता है। ये बातें आपके आर्टिकल 54 में की गई हैं। तो हम लोग कल इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, और
जितना आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा, अब विधिवत रूप से आप अपने नोट्स बनाते चलें, और आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आपके लिए सदा 24/4 24/7 आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है। किसी भी समय आप पढ़ रहे हो उस दौरान आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है या कमेंट्स के माध्यम से भी आपको मैसेज नहीं आ रहा, तो आपके पास हमारा टेलीग्राम चैनल है, बदन सिंह यादव सर के नाम से वो भी बना है, उसको सर्च करें और उसमें आप किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं और हमसे उसको आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारे नंबर जो दिए गए हैं उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, और जो बच्चे हमारा ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं तो वो कानपुर में गोविंद नगर में चल रहा है एक बैच, दूसरा बैच आपका किदवई नगर और तीसरा बैच बर्रा में। ये 3 जगह ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। जिसको भी पढ़ना है वो विधिवत रूप से आ सकता है। ठीक है, और हिंदी के जो बैच के लिए बच्चे बोल रहे थे उनका बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था हिंदी का बैच और विधिवत रूप से चल रहा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हिंदी के लिए वो आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और विधिवत रूप से पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, ओके।